चैप्टर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों ही एग्जीक्यूटिव के टॉप पोजीशन है, लेकिन दोनों का काम और पावर अलग होते हैं। चलिए हम प्रेसिडेंट के रोल को डिटेल में समझते हैं, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रोल ऑफ द प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट को इंडियन स्टेट का हेड माना जाता है, लेकिन वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब उनका रियल पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होता है। प्रेसिडेंट का काम सिंबॉलिक और सेरिमोनियल होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को इंडिया का पहला नागरिक भी कहा जाता है। वो यूनिटी, इंटेग्रिटी और सोलिडेरिटी के सिंबल होते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 बार प्रेसिडेंट बनाया गया, वैसे प्रेसिडेंट का पोजीशन एक हार्मोनी पोजीशन है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके वोट से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन को देखते हैं। प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, इसलिए उनका इलेक्शन डायरेक्टली लोगों से नहीं होता। रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं और डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसेस कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था। अब मेथड ऑफ इलेक्शन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इलेक्शन एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू होता है, यानी हर रिप्रेजेंटेटिव को एक स्पेसिफिक वेटेज यानी कि वैल्यू के साथ वोट मिलता है। सीक्रेट बैलेट। वोटिंग सीक्रेट होती है, जिसमें हर रिप्रेजेंटेटिव अपने वोट को छुपाकर डालता है। इलेक्टोरल कॉलेज। कौन वोट करते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी। कौन वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। वैल्यू ऑफ वोट को देखते हैं। वैल्यू ऑफ एमएलएस वोट। हर एमएलए का वोट का वैल्यू अलग होता है, जो स्टेट के पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। जैसे यूपी के एमएलए का वोट का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। वैल्यूज ऑफ एमपीज वोट। एमपीज का वोट का वैल्यू फिक्स्ड होता है और यूनिफॉर्म होता है अक्रॉस दी स्टेट्स। अब इलेक्शन डिस्प्यूट्स। अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट या डाउट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका फाइनल डिसीजन देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करता है, तो जो भी एक्शंस प्रेसिडेंट ने किया है, उनको इनवैलिडेट नहीं किया जाता, वो एक्शंस वैलिड रहते हैं। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज, ये वो लोग हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। इसमें एमपीज और एमएलए इंक्लूड होते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर को वोटिंग का हक नहीं होता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये एक वोटिंग सिस्टम है जिसमें कैंडिडेट को उनके वोट्स के प्रोपोर्शन के हिसाब से सीट मिलती है। इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिलते हैं, उसकी सीट भी उतनी ही प्रोपोर्शनल होती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये एक वोटिंग सिस्टम है जिसमें वोटर अपने वोट्स को रैंक करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसे, और अगर किसी कैंडिडेट को रिक्वायर्ड वोट नहीं मिलते, तो वोट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल की, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 2017। रामनाथ कोविंद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर ने वोट दिया था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के रूल्स के अंदर एमएलएज और एमपीज ने अपने वोट दिए थे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो कैंडिडेट होते हैं, उसके पास कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन इंश्योर करता है कि जो भी प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। चलिए इन क्वालिफिकेशंस को समझते हैं। क्वालिफिकेशन। सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट
बनने के लिए कैंडिडेट को इंडिया का नागरिक होना जरूरी है। इसका मतलब है कि कैंडिडेट को इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन फॉरेन कंट्री का सिटीजन है तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता। एज 35 ईयर्स, कैंडिडेट की एज 35 ईयर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी यंग कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनने का चांस नहीं मिलता। ये एज रिक्वायरमेंट इंश्योर करती है कि कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस हो और वो मेच्योर हो। क्वालिफाइड फॉर लोकसभा इलेक्शन, कैंडिडेट को लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि कैंडिडेट को बेसिक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे इंडियन सिटीजन होना, मिनिमम एज 25 ईयर होना, एक्सेट्रा। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कैंडिडेट को यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज या किसी पब्लिक अथॉरिटी में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि कैंडिडेट को गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा। नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट, नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट को 50 इलेक्टोरल से प्रोपोजर और 50 इलेक्टोरल से सेकेंडर्स की जरूरत होती है, यानी एटलीस्ट 100 पीपल को सपोर्ट करना पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन नॉमिनेशन पेपर सबमिट करता है तो उसको 50 एमपीज और एमएलएस का सपोर्ट होना जरूरी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है जो 15,000 रुपीज होता है और ये आरबीआई में डिपॉजिट होता है। अगर कैंडिडेट को 1/6 वोट नहीं मिलते तो डिपॉजिट फॉरफिट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी कैंडिडेट को बहुत कम वोट मिलते हैं तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट चला जाता है। ओथ, आर्टिकल 60, प्रेसिडेंट को अपनी ओथ देनी पड़ती है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ली जाती है। अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओथ लेते हैं। ओथ का मतलब प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज को सच्चाई और इम्पार्शियलिटी से निभाने का प्रॉमिस करता है। ये ओथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। एग्जाम्पल, जब रामनाथ कोविंद को प्रेसिडेंट बनाया गया उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ओथ ली थी। कंडीशन ऑफ द हाउस, नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस, प्रेसिडेंट को लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी हाउस का मेंबर है तो उन्हें अपने सीट को वेकेट करना पड़ता है जब वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में आते हैं। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जैसे हमने पहले देखा, प्रेसिडेंट को कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी वो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो सकते। अब बात करते हैं इमोलुमेंट, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के ऑफिस के साथ कुछ स्पेशल इमोलुमेंट्स, अलाउंस और प्रिविलेजेस जुड़ी होती है। ये प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करते हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। इमोलुमेंट्स, सैलरीज एंड अलाउंसेस। इमोलुमेंट्स और अलाउंसेस प्रेसिडेंट के लिए पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट की सैलरी और उनके अलाउंसेस को पार्लियामेंट डिसाइड करती है। जैसे अभी प्रेसिडेंट को एक फिक्स सैलरी मिलती है जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। अगर सैलरी को बढ़ाने या कम करने की बात होती है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल के बिना ये नहीं हो सकता। कैन नॉट बी डिसमिस्ड, जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में होते हैं उनकी सैलरी को उनके टर्म्स के दौरान कम नहीं किया जा सकता, यानी जो भी इमोलुमेंट्स प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं उनमें कोई भी कट नहीं किया जा सकता। अगर प्रेसिडेंट की सैलरी 1 लाख है तो उनकी टर्म्स के दौरान इस सैलरी को कम नहीं किया जा सकता। इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग, प्रेसिडेंट को क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिलती है, मतलब प्रेसिडेंट को क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, चाहे वो पर्सनल एक्ट से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट किसी पर्सनल क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें कोर्ट में दावा नहीं किया जा सकता, उन्हें लीगल इम्यूनिटी मिलती है। कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिज्ड, प्रेसिडेंट को अरेस्ट या इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता,
उनकी ऑफिस के दौरान उन्हें पर्सनल मैटर्स के लिए भी लीगल एक्शन से प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे अगर प्रेसिडेंट को किसी केस में अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। सिविल प्रोसीडिंग नोटिस। सिविल प्रोसीडिंग, अगर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग चलती है, फॉर एग्जांपल किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या का केस, तो उन्हें 2 मंथ का तो उन्हें 2 मंथ का नोटिस दिया जाना जरूरी है। ये नोटिस उनकी पर्सनल एक्ट के लिए दिया जाता है। जैसे अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस चल रहा है तो कोर्ट को 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। पर्सनल इम्यूनिटी को देखते हैं। प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस एक्ट के लिए लीगल लिएबिलिटी से इम्यून मिलती है। मतलब जो भी काम प्रेसिडेंट अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में करते हैं उसके लिए उन्हें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं भुगतना पड़ता। एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट किसी ऑफिशियल डिसीजन को साइन करते हैं तो उन्हें उस डिसीजन के लिए पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। टर्म्स ऑफ ऑफिस को देखते हैं। टर्म्स, प्रेसिडेंट के टर्म्स 5 साल का होता है जो उन्होंने अपने ऑफिस में इंटर करने के दिन से शुरू होती है। ये टर्म फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट 1 जनवरी 2020 को ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो उनका टर्म्स 1 जनवरी 2025 तक रहेगा। रेजिग्नेशन, अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो उन्हें अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देना होता है। ये एक फॉर्मल प्रोसेस है। री इलेक्शन, प्रेसिडेंट को री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है। मतलब वो अपने टर्म्स के बाद दोबारा इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीतने पर दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं। यूएसए में ऐसे इलेक्शन में 2 टर्म्स अलाउ होते हैं, लेकिन इंडिया में री इलेक्शन कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकता है। नो इंटेरेगम, अगर प्रेसिडेंट के टर्म्स खत्म हो जाते हैं और नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता तो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट अपने टर्म्स के बाद भी ऑफिस में रहते हैं तब तक जब तक न्यू प्रेसिडेंट अपने ड्यूटीज स्टार्ट नहीं कर लेते। एग्जाम्पल, अगर प्रणब मुखर्जी का टर्म 31 जुलाई 2017 को खत्म हो गया और न्यू इलेक्शन में डिले होता है तो प्रणब मुखर्जी को ऑफिस में रहना पड़ता है जब तक न्यू प्रेसिडेंट एज्यूम नहीं कर लेते। इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन का चार्ज लगता है तो उनके इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू की जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन का मीनिंग क्लियरली डिफाइन नहीं है, लेकिन ये एक सीरियस ब्रीच होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट ने अपने पावर का इम्प्रॉपर यूज किया हो तो उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो सकती है। इनिशिएशन ऑफ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट की प्रोसेस लोकसभा या राज्यसभा से किसी भी हाउस से शुरू हो सकती है। इसके लिए 1/4 मेंबर को साइन करना पड़ता है और 14 दिन का नोटिस दिया जाना पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर लोकसभा में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन पास होता है तो इसके लिए 1/4 मेंबर को साइन करना पड़ता है। रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी, इम्पीचमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है जो टोटल मेंबरशिप से होती है, न कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर या के वोट से। एग्जाम्पल, अगर राज्यसभा में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी मिलती है तो इम्पीचमेंट की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड, अब तक इंडिया में कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है। ये प्रोसेस क्वासी जुडिशियल है जिसमें पार्लियामेंट के अंदर जुडिशियरी इंक्वायरी होती है। अब बात करते हैं वैकेंसी इन प्रेसिडेंट्स ऑफिस एंड एग्जीक्यूटिव पावर। प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी कैसे होती है और उनके एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है ये समझते हैं। वैकेंसी इन प्रेसिडेंट ऑफिस, रीजन फॉर वैकेंसी, प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी तब होती है जब एक्सपायरी ऑफ टेन्यूर, यानी कि जब प्रेसिडेंट का 5 साल का टर्म कंप्लीट हो जाता है। रेजिग्नेशन, जब प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन दे देता है। रिमूवल बाय इम्पीचमेंट, जब प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जाता है। डेथ, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है। अदर रीजंस, जैसे अगर प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो जाता है।
फिलिंग द वैकेंसी को देखते हैं। एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, जब प्रेसिडेंट का टर्म खत्म होता है तो इलेक्शन उसे पहले कंडक्ट करना पड़ता है ताकि नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो सके। डिले इन इलेक्शन, अगर इलेक्शन में डिले होता है तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट अपने टर्म्स के बाद भी ऑफिस में रह सकते हैं जब तक नए प्रेसिडेंट अपने चार्ज नहीं ले लेते। इससे इंटेरेगम यानी कि गैप बिटवीन टू प्रेसिडेंट नहीं होता। रेजिग्नेशन, रिमूवल और डेथ, अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं, इम्पीचमेंट हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है तो नए इलेक्शन 6 मंथ के अंदर होना चाहिए। इस पीरियड में वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल निभाते हैं। न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को 5 साल के लिए होल्ड करता है। ये 5 साल उसके टर्म्स का होता है जो उसे अपने ऑफिस को एज्यूम करने के बाद शुरू होता है। अब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को देखते हैं। प्रेसिडेंट के पास कई एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट को रन करने में मदद करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन इन हिज नेम, सभी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं। मेकिंग रूल्स फॉर ऑथेंटिकेशन, प्रेसिडेंट को यह पावर होती है कि वो रूल्स बनाए जो स्पेसिफाई करते हैं कि कैसे ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट को ऑथेंटिकेट किया जाए। जैसे अगर कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्डर पास होता है तो वो प्रेसिडेंट के नाम पर साइन होता है। प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए सबमिट करना, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर से ये डिमांड करने का हक है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए कुछ प्रपोजल सबमिट करे। जैसे जब पीएम मोदी अपने कैबिनेट मिनिस्टर के नाम अनाउंस करते हैं तो प्रेसिडेंट को उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है। कमीशन टू इन्वेस्टिगेट SC STs ओबीसी, प्रेसिडेंट को यह पावर होती है कि वो कमीशन अपॉइंट करे जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करे। जैसे अगर SC ST ओबीसी के लिए कोई सर्वे करना हो तो प्रेसिडेंट के थ्रू कमीशन बनाया जाता है। इंटर स्टेट काउंसिल, प्रेसिडेंट को इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की पावर होती है जो सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं। जैसे जब सेंटर और स्टेट के बीच पॉलिसी मैटर डिस्कस करने हो तो इंटर स्टेट काउंसिल का रोल होता है। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है। ये उनके अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू होता है। जैसे दिल्ली या पुडुचेरी जैसे यूनियन टेरिटरीज को प्रेसिडेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं, उनके अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू होता है। शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेरेशन, प्रेसिडेंट को किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने की पावर होती है। जैसे अगर ट्राइबल एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना हो तो प्रेसिडेंट ये पावर यूज करते हैं। अब अपॉइंटमेंट्स बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कई इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट करने की पावर होती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पीएम और मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सब इंपॉर्टेंट ऑफिशियल भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। गवर्नर, हर स्टेट का गवर्नर भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। फाइनेंस कमीशन, प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रेसिडेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करते हैं। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है वो पावर जो प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में रोल देने के लिए दिया गया है। इन पावर के थ्रू प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को समनिंग, प्रोरोगिंग और अदर लेजिस्लेटिव एक्शंस में मदद करता है। चलिए इसको समझते हैं। प्रेसिडेंट एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट का रोल पार्लियामेंट के काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस में होता है। जैसे जब प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट पार्लियामेंट में किसी इंपॉर्टेंट बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो सब प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद होता है। की लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व लोकसभा। समन, प्रेसिडेंट लोकसभा को बुलाती है
कॉल फॉर ए मीटिंग। प्रोरोग, जब सेशन को सस्पेंड करते हैं तो प्रेसिडेंट प्रोरोग करता है। डिसॉल्व, अगर लोकसभा का टेन्यूर कंप्लीट हो जाता है तो प्रेसिडेंट उसे डिसॉल्व करते हैं। जैसे जब 2019 लोकसभा इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपना फर्स्ट सेशन कॉल किया था, वो प्रेसिडेंट के समन के थ्रू हुआ। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस, अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट हो तो प्रेसिडेंट दोनों हाउस का ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। जैसे अगर जीएसटी बिल को पास करते वक्त लोकसभा और राज्यसभा में डिसएग्रीमेंट हो तो प्रेसिडेंट दोनों हाउस का ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। एड्रेसिंग द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं हर जनरल इलेक्शन के बाद हर साल के फर्स्ट सेशन में। ये एड्रेस इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट प्लान्स के बारे में होता है। सेंडिंग मैसेज टू पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को मैसेज भेजती है जब कोई इंपॉर्टेंट बिल पेंडिंग हो या किसी और इशू पर डिस्कशन हो। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर इन पार्लियामेंट, अगर लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन का पोस्ट वैकेंट हो तो प्रेसिडेंट किसी मेंबर को प्रेसाइड करने के लिए अपॉइंट करते हैं। जैसे अगर लोकसभा स्पीकर का पोस्ट खाली हो जाता है तो प्रेसिडेंट किसी सीनियर मेंबर को प्रेसाइडिंग ऑफिसर बना देता है। अब प्रायर परमिशन फॉर सर्टेन बिल्स को देखते हैं। प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन के बिना कुछ स्पेसिफिक बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। जैसे एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया, अगर कोई बिल एक्सपेंडिचर या फंड के यूज से रिलेटेड हो तो उसे पहले प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ता है। अल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, अगर स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करना हो या नए स्टेट बनाना हो तो प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी है। मनी बिल जो टैक्सेशन या एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो वो प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। बिल अफेक्टिंग एग्रीकल्चर इनकम, अगर कोई बिल एग्रीकल्चर इनकम के डेफिनेशन को चेंज करता है तो भी प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी है। बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन ऑन स्टेट्स, अगर कोई बिल स्टेट्स के टैक्सेस को इफेक्ट करता है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए। स्टेट बिल ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, अगर कोई स्टेट अपने ट्रेड और कॉमर्स को रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। अब अदर लेजिस्लेटिव पावर्स को देखते हैं। नॉमिनेशन टू राज्यसभा एंड लोकसभा, प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं जो स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टीज वाले लोग होते हैं। लोकसभा में प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से 2 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। थ्रू दिस प्रोविजन वाज रिमूव, और ये प्रोविजन 2020 में रिमूव किया गया। एग्जाम्पल, राज्यसभा में 12 एक्सपर्ट को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं जैसे स्पोर्ट, लिटरेचर और आर्ट के फील्ड से प्रोफेशनल हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो तो प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करके इस डिसीजन को फाइनल करते हैं। जैसे अगर कोई एमपी अपनी क्वालिफिकेशन खोता है जैसे करप्शन या क्रिमिनल चार्जेस तो प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन के एडवाइस से उसे डिस्क्वालीफाई करते हैं। प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करते हैं जो लॉज बनने की तरह होता है। ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट को 6 वीक के अंदर अप्रूव करना पड़ता है। जैसे कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान प्रेसिडेंट ने कई ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किए जिससे गवर्नमेंट को जल्दी डिसीजन लेने का पावर मिलता। रेगुलेशन फॉर यूनियन टेरिटरीज, प्रेसिडेंट को यूनियन टेरिटरीज जैसे अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में रेगुलेशंस बनाने का पावर होता है अगर उसका असेंबली सस्पेंडेड या डिसॉल्व हो। जैसे अगर पौंडीचेरी का असेंबली डिसॉल्व हो जाता है तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं और डायरेक्ट रूल चलाते हैं। लेइंग रिपोर्ट बिफोर पार्लियामेंट,
प्रेसिडेंट को फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी के जैसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में ले करने का पावर होता है। एग्जाम्पल, केग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखता है, जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। फाइनेंशियल पावर वो पावर है जो प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल मैटर को कंट्रोल करने और मैनेज करने के लिए दिया गया है। ये पावर पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के फाइनेंशियल फंक्शनिंग को स्मूथ बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए समझते हैं कि फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को देखते हैं। प्रायर रिकमेंडेशंस फॉर मनी बिल। मनी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस जरूरी होती है। मनी बिल वो बिल होता है जो टैक्सेस, एक्सपेंडिचर या लोन से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल, अगर जीएसटी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना हो तो पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। प्रायर रिकमेंडेशंस फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का मतलब है कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से पैसे चाहिए होती है अपने स्कीम और प्रोजेक्ट के लिए। इसके लिए भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशंस जरूरी होती है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट को पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के नाम से प्रेजेंट किया जाता है। बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का ब्रेकडाउन दिखाता है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हर साल बजट को प्रेसिडेंट के नाम से पार्लियामेंट में पढ़ते हैं। कंस्टिट्यूटिंग फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनता है, जिनका काम है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सेंटर और स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे 14th फाइनेंस कमीशन ने सेंटर और स्टेट के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें स्टेट को ज्यादा फंड दिए गए। एडवांसेस फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड एक फंड है जो अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। प्रेसिडेंट एडवांसेस अप्रूव कर सकते हैं इस फंड से अगर जरूरत हो। जैसे अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता तो प्रेसिडेंट कंटिजेंसी फंड से इमीडिएट रिलीफ के लिए पैसा अप्रूव कर सकता है। अब जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट को देखते हैं। जुडिशियल पावर वो पावर है जो प्रेसिडेंट को जुडिशियल मैटर को कंट्रोल करने और मैनेज करने के लिए दिए गए। जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज अपॉइंट करने का पावर होता है। जैसे प्रेसिडेंट ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया, जो अब सुप्रीम कोर्ट की लीडरशिप में काम कर रहे हैं। सीकिंग एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट किसी भी लीगल क्वेश्चन के लिए सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ये एडवाइस नॉन बाइंडिंग होते हैं। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट को उस एडवाइस को फॉलो करना जरूरी नहीं होता। जैसे अगर प्रेसिडेंट को कोई लीगल इशू समझ में नहीं आ रहा हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होता। ग्रांटिंग पार्डन, रेप्राइव, रेस्पाइट एंड रेमिशन। प्रेसिडेंट को पार्डन, रेप्राइव, रेस्पाइट और रेमिशन देने का पावर होता है, जो क्रिमिनल पनिशमेंट को रिड्यूस करने या कैंसिल करने में मदद करता है। जैसे अफजल गुरु को डेथ सेंटेंस दिया गया, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसके सेंटेंस को कम्यूट किया था। डिप्लोमेटिक पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। डिप्लोमेटिक पावर वो पावर है जो प्रेसिडेंट को फॉरेन रिलेशन को मैनेज करने और इंटरनेशनल ट्रीटीज को अप्रूव करने के लिए दिया गया है। डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट को देखते हैं। निगोशिएटिंग एंड कंक्लूडिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट को नेगोशिएट और कंक्लूड करना प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन ये एग्रीमेंट पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही इंप्लीमेंट हो सकती है। एग्जाम्पल, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील को प्रेसिडेंट के द्वारा नेगोशिएट किया गया था और उसके बाद पार्लियामेंट ने उसे अप्रूव किया। रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम। प्रेसिडेंट इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है
इंटरनेशनल फोरम में जैसे यूनाइटेड नेशन प्रेसिडेंट एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स को भी अपॉइंट करते हैं। मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को देखते हैं। मिलिट्री पावर वो पावर है जो प्रेसिडेंट को डिफेंस फोर्स को कंट्रोल करने और वार डिक्लेयर करने के लिए दिया गया। मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स। प्रेसिडेंट इंडिया के डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर होता है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को कंट्रोल करते हैं। अपॉइंटमेंट, जैसे अगर इंडिया को मिलिट्री अटैक होता है तो प्रेसिडेंट डिफेंस फोर्स को मोबिलाइज करने का डिसीजन लेता है। अपॉइंटिंग चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। प्रेसिडेंट को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ को अपॉइंट करने का पावर होता है। डिक्लेयरिंग वार और कंक्लूडिंग पीस। प्रेसिडेंट वार डिक्लेयर करने या पीस कंक्लूड करने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन यह पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद होता है। एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान वार के दौरान प्रेसिडेंट ने वार डिक्लेयर किया था, लेकिन पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर वो पावर है जो प्रेसिडेंट को इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए दिए गए हैं। यह पावर नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में यूज होता है। अब की इमरजेंसी पावर को देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब कंट्री के सेफ्टी या सिक्योरिटी को थ्रेट हो, जैसे वार, फॉरेन एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन। जैसे 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा था। प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 एंड 365। प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब स्टेट गवर्नमेंट अपने फंक्शन को इफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाती और प्रेसिडेंट स्टेट को डायरेक्टली रूल करता है। जैसे उत्तराखंड में 2016 में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था जब स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ड्यूटीज प्रॉपरली नहीं की थी। फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 तब लगती है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट हो, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, लेकिन अगर सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो प्रेसिडेंट इस इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। वीटो पावर का मतलब होता है प्रेसिडेंट का पावर जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए बिल को अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए होता है। जब भी पार्लियामेंट कोई बिल पास करते हैं, वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट को उस बिल पर डिसीजन लेना पड़ता है। प्रेसिडेंट के पास 3 टाइप के वीटो पावर होते हैं। आइए इसको समझते हैं। टाइप्स ऑफ वीटो पावर। एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है कि प्रेसिडेंट किसी बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं बिना किसी फर्दर डिस्कशन के। अगर प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट करते हैं तो वो बिल कभी भी लॉ नहीं बनेगा। ये वीटो पावर तब यूज होता है जब प्राइवेट मेंबर्स बिल पास होते हैं या जब गवर्नमेंट बिल पास होते हैं और कैबिनेट चेंज हो जाती है। नया कैबिनेट प्रेसिडेंट से कह सकता है कि वो बिल को रिजेक्ट करे। एग्जाम्पल, अगर प्राइवेट मेंबर कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है जैसे राइट टू प्राइवेसी रिलेटेड, और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये बिल नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो वो एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं और बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। अब सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब है कि प्रेसिडेंट बिल को वापस पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं ताकि वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस देखा जा सके। अगर पार्लियामेंट उसी बिल को दोबारा पास कर देती है, चाहे अमेंडमेंट के साथ या बिना अमेंडमेंट के, तो प्रेसिडेंट को उस बिल को एसेंट देना पड़ता है। सस्पेंसिव वीटो का यूज मनी बिल के केस में नहीं हो सकता। मनी बिल को प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट एसेंट के लिए जाना पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर पार्लियामेंट कोई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बिल पास करती है और प्रेसिडेंट को लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो वो सस्पेंसिव वीटो लगाकर बिल को वापस पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं। अगर पार्लियामेंट दोबारा पास कर देती है तो प्रेसिडेंट को उस बिल को एसेंट देना पड़ता है। अब पॉकेट वीटो।
पॉकेट वीटो का मतलब है कि प्रेसिडेंट बिल को रेक्टिफाई नहीं करते और ना ही रिजेक्ट करते हैं, बस बिल को पेंडिंग रखते हैं। प्रेसिडेंट को इस वीटो पावर का यूज करते वक्त टाइम लिमिट नहीं होता, मतलब प्रेसिडेंट कभी भी डिसीजन ले सकते हैं और बिल को इंडेफिनिटली पेंडिंग रख सकते हैं। यूएसए में प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर बिल पर डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट का पॉकेट वीटो ज्यादा बड़ा होता है। एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट को किसी बिल पर डिसीजन देना हो लेकिन वो अभी नहीं लेना चाहते, तो वो पॉकेट वीटो लगाकर बिल को पेंडिंग रख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। प्रेसिडेंट वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, आर्टिकल 201। वीटो पावर का मतलब है प्रेसिडेंट को स्टेट बिल को अप्रूव या रिजेक्ट करने का पावर होता है। जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करते हैं तो गवर्नर उसे प्रेसिडेंट के पास भेज देता है फॉर फाइनल अप्रूवल। प्रेसिडेंट के पास 3 अल्टरनेटिव होते हैं। फर्स्ट, एसेंट देना। प्रेसिडेंट बिल को अप्रूव कर सकते हैं। जब प्रेसिडेंट एसेंट दे देता है तो बिल लॉ बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर कर्नाटका असेंबली कोई वाटर कंजर्वेशन बिल पास करती है तो प्रेसिडेंट उस बिल को एसेंट दे सकते हैं और बिल लॉ बन जाएगा। एसेंट को रोकना, विथ होल्ड एसेंट। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि बिल पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो वो एसेंट नहीं देते। जब प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देते तो बिल टर्मिनेट हो जाता है। जैसे अगर महाराष्ट्र ने प्रपोज लैंड रिफॉर्म बिल को प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देते तो वो बिल कैंसिल हो जाएगा। रिटर्न दी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, बिल को वापस भेजना। अगर प्रेसिडेंट बिल को वापस भेजता है तो स्टेट लेजिस्लेचर को 6 मंथ के अंदर उस बिल को रिकंसिडर करना पड़ता है। अगर बिल दोबारा पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को उसे एसेंट देना या नहीं देना वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 123। ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट को टेम्पोररी लॉ बनाने के पावर देते हैं जब पार्लियामेंट की सेशन नहीं होती। ये पावर प्रेसिडेंट को तब मिलता है जब पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे हो और उनको लगता हो कि कुछ अर्जेंट लॉ बनाने की जरूरत है। ऑर्डिनेंस को बनाने का प्रोसेस और लिमिटेशंस को समझते हैं। कंडीशंस फॉर इशूइंग ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि पार्लियामेंट का सेशन नहीं है और कुछ अर्जेंट एक्शन की जरूरत है। जुडिशियल रिव्यू के अंदर प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अगर मेलेफाइड लगता हो। जैसे अगर कोविड-19 क्राइसिस के दौरान पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहा हो तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जिसमें इमरजेंसी हेल्थ मेजर्स दिए जाते हैं, कोएक्सटेंसिव विथ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट। ऑर्डिनेंस का पावर पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव पावर के बराबर होता है, मतलब प्रेसिडेंट उन्हीं टॉपिक पर ऑर्डिनेंस बनाते हैं जिनके लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर पार्लियामेंट को एग्रीकल्चर रिफॉर्म पर लॉ बनाना है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू टेम्पोररी लॉ बना सकते हैं। टेम्पोररी लॉ, सेम फोर्स एक्ट। ऑर्डिनेंस का टेम्पोररी नेचर होता है, लेकिन उसका इफेक्ट वैसे ही होता है जैसे एक एक्ट का। ऑर्डिनेंस को 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट में अप्रूव करना पड़ता है। अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करता तो ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो जाता है। एग्जाम्पल, इमरजेंसी ऑर्डिनेंस जो पार्लियामेंट के सेशन के दौरान बनाए गए, उसको 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ता है। अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करता तो वो एक्सपायर हो जाता है। ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का पावर नहीं होता। ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं ला सकते। एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना हो तो उन्हें पार्लियामेंट के सेशन में ही बिल पास करना पड़ता है, ऑर्डिनेंस नहीं। रेट्रोस्पेक्टिव
ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को रिट्रोस्पेक्टिव बना सकते हैं, मतलब वो पुराने टाइम से भी अप्लीकेबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर टैक्सेशन लॉ को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना हो तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं जिसमें टैक्स की पुरानी डेट को भी इंक्लूड किया जाए। अब जुडिशियल रिव्यू एंड लिमिटेशन। कूपर केस 1970। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन को कोर्ट चैलेंज किया जा सकता है अगर वो मेलेफाइड हो। डीसी वाधवा केस 1987। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर प्रेसिडेंट एक ही ऑर्डिनेंस को बार बार रीप्रोमुलेट करते हैं बिना पार्लियामेंट के पास करने के बजाय, बिना पार्लियामेंट को पास करने के लिए भेजे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा। एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस को बार बार पास करते हैं बिना पार्लियामेंट में बिल को भेजे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन माना जाएगा। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। ऑर्डिनेंस एक टेम्पोररी लॉ जो प्रेसिडेंट तब बनाता है जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता और अर्जेंट एक्शन की जरूरत होती है। जुडिशियल रिव्यू कोर्ट का पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट के डिसीजन को रिव्यू करे अगर वो मेलेफाइड हो। रिट्रोस्पेक्टिव ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस जो पुरानी डेट से अप्लीकेबल हो सकता है। प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस अगर प्रेसिडेंट एक ही ऑर्डिनेंस को बार बार पास करते हैं बिना पार्लियामेंट को पास करने के लिए भेजे तो ये वायलेशन माना जाता है। अब बात करते हैं पार्डनिंग पावर एंड डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72। पार्डनिंग पावर का मतलब है कि प्रेसिडेंट को पावर मिलता है किसी भी पर्सन को पार्डन यानी कि माफ देने का जो यूनियन लॉ के अगेंस्ट कोई क्राइम कर चुका हो और उसको कोर्ट के द्वारा सजा मिली हो। आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट को यह पावर दिया गया है, लेकिन यह पावर कब एक्सरसाइज होता है और किस केस में एक्सरसाइज होता है उसको समझते हैं। पार्डनिंग पावर का स्कोप। प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर को 3 सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ अगर किसी पर्सन ने यूनियन लॉ के अगेंस्ट कोई क्राइम किया हो और उसको सजा मिली हो। कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट अगर किसी पर्सन को मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी हो तो भी प्रेसिडेंट उसको पार्डन दे सकता है। सेंटेंस ऑफ डेथ अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दिया गया हो तो प्रेसिडेंट उसको पार्डन या कम्यूटेशन दे सकता है। अब फीचर्स ऑफ पार्डनिंग पावर को देखते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ये एग्जीक्यूटिव पावर है जो प्रेसिडेंट के पास होता है और जुडिशरी से इंडिपेंडेंट होता है। एडवाइस ऑफ कैबिनेट प्रेसिडेंट को कैबिनेट के एडवाइस पर ही पार्डनिंग पावर एक्सरसाइज करनी होती है। जैसे अगर पीएम और कैबिनेट के मेंबर किसी पर्सन को पार्डन देने की एडवाइस देते हैं तो प्रेसिडेंट पार्डन दे सकते हैं। नो नीड टू गिव रीजन प्रेसिडेंट को पार्डन देने के बाद अपने डिसीजन का रीजन देने की जरूरत नहीं होती। नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू प्रेसिडेंट का पार्डन डिसीजन को कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता एक्सेप्ट जब डिसीजन आर्बिट्री, इरेशनल, मेलेफाइड या डिस्क्रिमिनेटरी हो। टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर को देखते हैं। पार्डन कंप्लीटली एब्सॉल्व द कॉन्विक्शन मतलब पर्सन को पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है और उसका कॉन्विक्शन खत्म हो जाता है। कॉम्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए लाइटर पनिशमेंट मतलब अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो प्रेसिडेंट उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदल सकते हैं। रेमिशन रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर मतलब पनिशमेंट का टाइम कम करना लेकिन पनिशमेंट का नेचर सेम रहता है। रेस्पाइट lesser sentence due to special circumstances like pregnancy, disability, etc. अगर किसी पर्सन को स्पेशल सर्कमस्टांसेस है तो उसका पनिशमेंट कम हो सकता है। जैसे अगर प्रेग्नेंट वुमेन को डेथ सेंटेंस दिया गया हो तो प्रेसिडेंट उसका सेंटेंस कम्यूट कर सकते हैं। रिप्राइव स्टे ऑन
एग्जीक्यूटिव फॉर ए टेम्पोररी पीरियड, मतलब एग्जीक्यूशन को टेम्पोररी रोकना। जैसे अगर डेथ सेंटेंस पर एग्जीक्यूशन की डेट फिक्स हो तो प्रेसिडेंट उसे टेम्पोररी डिले कर सकते हैं। अब डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट को देखते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास कुछ ऐसे पावर होते हैं जिसमें उन्हें कैबिनेट के एडवाइस को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं होता। ये पावर स्पेसिफिक सिचुएशन में एक्सरसाइज होती है। नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन, प्रेसिडेंट के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन नहीं होता, लेकिन कुछ सिचुएशन में प्रेसिडेंट को अपने डिस्क्रिशन से डिसीजन लेना पड़ता है। सिचुएशनल डिस्क्रेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब लोकसभा में मेजोरिटी नहीं होती या जब पीएम डाई और सक्सेसर क्लियर नहीं होता तो प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर मिलती है पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने में। डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करने का पावर होता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी लूज कर देता है तो प्रेसिडेंट को लोकसभा डिसॉल्व करने का पावर होता है। अब बात करते हैं गवर्नर्स, उनके रोल, पावर और फंक्शन को देखते हैं। गवर्नर का रोल हर स्टेट में एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में होता है, लेकिन प्रेसिडेंट की तरह वो नॉमिनल हेड होते हैं, मतलब रियल एग्जीक्यूटिव पावर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होता है, लेकिन गवर्नर को रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर का रोल डुअल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, गवर्नर को स्टेट का हेड माना जाता है, लेकिन उनका रोल सेरेमनियल होता है, रियल पावर चीफ मिनिस्टर के पास होती है। एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में भी देखा जाता है, जो स्टेट में सेंट्रल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है। एग्जाम्पल, सरोजिनी नायडू पहली वुमेन गवर्नर थी जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी 1947 to 49। इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, गवर्नर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता। गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सेंट्रल नॉमिनी होता है जिसमें प्रेसिडेंट के वारंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। कनाडियन मॉडल को देखते हैं। कनाडा का मॉडल एडॉप्ट किया गया है जिसमें प्रोविंस यानी कि स्टेट के गवर्नर को गवर्नर जनरल अपॉइंट करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से गवर्नर का कॉन्सेप्ट लिया गया है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, इससे एक ही गवर्नर को दो या ज्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। हरगोविंद पंत केस 1979, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर का ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता। एग्जाम्पल, गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को गवर्नर ऑफ लद्दाख का एडिशनल चार्ज दिया गया है, इसलिए एक ही पर्सन को दो स्टेट का गवर्नर बनाया गया। क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नर को देखते हैं। सिटीजन्स ऑफ इंडिया, गवर्नर को इंडियन सिटीजन होना चाहिए। 35 ईयर्स ऑफ द एज, गवर्नर बनने के लिए कम से कम 35 साल का होना जरूरी है। अदर कन्वेंशन, आउटसाइडर होना चाहिए, गवर्नर को अक्सर स्टेट का लोकल नहीं होना चाहिए ताकि वो न्यूट्रल रहे। कंसल्टेशन विद सीएम, गवर्नर को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट को स्टेट के सीएम से कंसल्ट करना पड़ता है, लेकिन ये कन्वेंशन कभी कभी वायलेट होता है। ओथ ऑफ ऑफिस, आर्टिकल 159, ओथ को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट के द्वारा लिया जाता है। अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ओथ लेते हैं। ओथ के दौरान गवर्नर अपने ड्यूटीज को फेथफुल्ली और इम्पार्शियलिटी परफॉर्म करने का प्रोमिस करते हैं। कंडीशन ऑफ ऑफिस, नॉट ए मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेचर, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता।
नो अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, गवर्नर को कोई और ऑफिस नहीं रखना होता जो प्रॉफिट जनरेट करे। इमोलूमेंट एंड अलाउंसेस, गवर्नर की सैलरी और अलाउंसेस पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइन की जाती है और टर्म्स ऑफ ऑफिस के दौरान ये कम नहीं हो सकता। इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग, गवर्नर को पर्सनल क्रिमिनल केसेस में इम्यूनिटी मिलती है, मतलब उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। कैन नॉट बी अरेस्टेड, गवर्नर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता और उन्हें इम्प्रिजन भी नहीं किया जा सकता। सिविल प्रोसीडिंग, अगर गवर्नर के अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग चलानी है तो उन्हें 2 मंथ नोटिस देना पड़ता है। अब बात करते हैं गवर्नर्स टर्म्स, पावर और उनके रिमूवल्स के बारे में। गवर्नर्स टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स, गवर्नर का टर्म्स 5 साल का होता है, लेकिन ये प्रेसिडेंट के प्लीजर पर डिपेंड करता है। मतलब प्रेसिडेंट को लगता है कि गवर्नर को रिमूव करना है तो वो कर सकते हैं, इसलिए गवर्नर का फिक्स टेन्यूर नहीं होता। सूर्य नारायण केस 1981, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट का प्लीजर जस्टिफिएबल नहीं होता। इसका मतलब है कि गवर्नर के टेन्यूर फिक्स नहीं होता और प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पर होता है। रेजिग्नेशन, अगर गवर्नर अपना ऑफिस रिजाइन करना चाहता है तो वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ट्रांसफर, प्रेसिडेंट को यह पावर होती है कि वो एक गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हैं और गवर्नर को बाकी टर्म्स के लिए न्यू स्टेट में अपॉइंट किया जा सकते हैं। रीअपॉइंटमेंट, गवर्नर को रीअपॉइंट भी किया जा सकता है, चाहे वो सेम स्टेट में हो या किसी और स्टेट में। होल्ड ऑफिस बियॉन्ड टर्म्स, अगर गवर्नर का टर्म्स खत्म हो गया हो तो वो अपने सक्सेसर के चार्ज लेने तक अपने ऑफिस में काम करते रहेंगे। ये इंश्योर करता है कि इंटीग्रम ना हो, यानी कि वैक्यूम ना हो। कंटिंजेंसी प्रोविजन, प्रेसिडेंट को यह पावर होती है कि वो कंटिंजेंसी के केस में गवर्नर के फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए कोई प्रोविजन बना सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली नहीं दिया गया हो। गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव पावर को देखते हैं। एग्जीक्यूटिव एक्शन, स्टेट के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन गवर्नर के नाम पर लिया जाता है। ये फॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन रियल पावर्स चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होता है। मेकिंग रूल्स, गवर्नर को रूल बनाने की पावर होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेसेस को इफिशिएंटली चलाने का तरीका स्पेसिफाइड होता है। सीकिंग इंफॉर्मेशन, गवर्नर को चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन लेने का हक होता है जिसमें स्टेट के अफेयर्स और लेजिस्लेशन प्रपोजल इंक्लूड होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर को ये पावर होती है कि वो चीफ मिनिस्टर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने कोई भी इम्पोर्टेंट मैटर रखें। जैसे अगर सीएम ने कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने नहीं रखा तो गवर्नर उसे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि वो मैटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखे। रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट रूल, अगर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना हो तो गवर्नर को रिकमेंडेशंस देने का पावर होता है। ये तब होता है जब स्टेट गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी लॉस कर देता है। चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, गवर्नर को स्टेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर बनाया जाता है। वो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं। अदर अपॉइंटमेंट, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, गवर्नर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। एडवोकेट जनरल, स्टेट का एडवोकेट जनरल भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन, गवर्नर स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं जो हाई कोर्ट जजेस की तरह रिमूव किए जाते हैं। एसपीएससी, चेयरमैन एंड मेंबर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर भी गवर्नर के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। अब गवर्नर्स के रिमूवल को देखते हैं। रिमूवल प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के रिमूवल के लिए कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं दिया गया है। गवर्नर को प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पर रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई क्लियर ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हैं। अब बात करते हैं गवर्नर लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर।
गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेचर का इंटीग्रल पार्ट माना गया है, मतलब गवर्नर को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में शामिल होना पड़ता है, जैसे कि बिल को एसेंट देना या सेशन को समोन करना। समोन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। समोन, गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बुलाने का पावर होता है। ये पावर उन्हें सेशन शुरू करने के लिए मिलता है। प्रोरोग, गवर्नर सेशन को प्रोरोग कर सकते हैं, यानी टेम्पोररी सस्पेंशन करना। डिसॉल्व, अगर जरूरत हो तो गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि न्यू इलेक्शन के लिए कॉल किया जाता है। एड्रेसिंग द स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करना पड़ता है। आफ्टर जनरल इलेक्शन, जब स्टेट में जनरल इलेक्शन होता है तो गवर्नर को फर्स्ट सेशन में एड्रेस करना होता है। एनुअल एड्रेस, हर साल के पहले सेशन में भी गवर्नर को एड्रेस देना पड़ता है। सेंडिंग मैसेजेस, गवर्नर को यह पावर होती है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर को मैसेजेस भेजे। ये मैसेजेस किसी पेंडिंग बिल के बारे में हो सकते हैं या किसी और मैटर पर भी हो सकते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंटमेंट, गवर्नर, स्पीकर, चेयरमैन या डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंटमेंट, अगर स्पीकर, चेयरमैन या डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट हो तो गवर्नर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करने का पावर होता है। नॉमिनेशंस, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करने का पावर होता है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, पहले गवर्नर को एक मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करने का पावर होता था, लेकिन 2020 के बाद यह प्रोविजन हटा दिया गया। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, अगर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर हो तो गवर्नर को इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन के बाद डिसीजन लेना पड़ता है। रिपोर्ट लेइंग, गवर्नर को स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने लेकर पेश करना पड़ता है। अब फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर को देखते हैं। प्रायर रिकमेंडेशंस फॉर मनी बिल, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है। प्रायर रिकमेंडेशंस फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स को अप्रूव करने के लिए भी गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशंस जरूरी होती है। कॉन्स्टिट्यूटिंग स्टेट फाइनेंस कमीशन, गवर्नर को स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, जो स्टेट की फाइनेंशियल नीड को एसेस करता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेट बजट में गवर्नर को स्टेट बजट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने लेकर पेश करना पड़ता है। कंटिजेंसी फंड, गवर्नर को कंटिजेंसी फंड से एडवांसेस अप्रूव करने का पावर होता है जब स्टेट को इमरजेंसी फाइनेंशियल नीड्स होती है। अब जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर को देखते हैं। कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट, गवर्नर को प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करना पड़ता है जब हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, गवर्नर को डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन करने का पावर होता है, लेकिन इसमें स्टेट हाई कोर्ट का कंसल्टेशन की जरूरत होती है। अपॉइंटमेंट टू जुडिशियल सर्विस, गवर्नर को स्टेट के जुडिशियल सर्विस में अपॉइंटमेंट करने का पावर होता है, लेकिन स्टेट हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कंसल्टेशन के बाद। पार्डनिंग पावर, गवर्नर को पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट और रेमिशन देने का पावर होता है। ये पावर उन्हें स्टेट लॉज के अंदर कॉन्विक्टेड पर्सन के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं गवर्नर्स वीटो पावर। वीटो पावर ऑफ गवर्नर, 4 अल्टरनेटिव्स फॉर ऑर्डिनरी बिल, जब कोई ऑर्डिनरी बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास होता है तो गवर्नर के पास 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं। एसेंट देना, गवर्नर बिल को अप्रूव करते हैं और वो लॉ बन जाता है। एसेंट ना देना, यानी कि विथ होल्डिंग एसेंट, गवर्नर बिल को रिजेक्ट करते हैं और वो बिल खत्म हो जाता है। रिटर्न करना फॉर रिकंसिडरेशन, गवर्नर बिल को वापस
भेजते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए। अगर दोनों हाउस फिर से पास करते हैं विथ और विदाउट अमेंडमेंट, तो गवर्नर को फिर से एसेंट देना पड़ता है। सस्पेंसिव वीटो, गवर्नर को सस्पेंसिव वीटो मिलता है, जिसका मतलब है कि वो बिल को डिले कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट के पास होता है। रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, गवर्नर कुछ बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं अगर वो स्टेट हाईकोर्ट के पोजीशन को डेंजर में डाल रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अगेंस्ट हो, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, या ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस वाले हैं, कंपल्सरी एक्वाजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। रोल ऑफ गवर्नर व्हेन ए बिल इज रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है जब वो बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देता है। अगर प्रेसिडेंट बिल को वापस भेजता है स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए और वो बिल फिर से पास हो जाता है, तो फिर से प्रेसिडेंट से के एसेंट के लिए भेजा जाता है। अगर प्रेसिडेंट एसेंट दे देता है तो बिल एक्ट बन जाता है और गवर्नर का एसेंट अब जरूरी नहीं होता। मनी बिल, जब मनी बिल पास होता है तो गवर्नर के पास 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं। एसेंट देना, गवर्नर अप्रूव करते हैं और वो बिल लॉ बन जाता है। एसेंट ना देना, गवर्नर बिल को रिजेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते हैं। गवर्नर मनी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। इसमें की पॉइंट्स है, मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता फॉर रिकंसिडरेशन। अगर गवर्नर मनी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते हैं तो गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है और प्रेसिडेंट का एसेंट जरूरी होता है। अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 213। व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस एक टेम्पोररी लॉ होता है जो गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन के बीच में इमीडिएट एक्शन लेने के लिए प्रोमोगेट करते हैं। ये लॉ स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट की तरह होता है, लेकिन टेम्पोररी नेचर का होता है। गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तब यूज होता है जब स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन ना हो और अगर अर्जेंट सिचुएशन हो जिसमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत हो। कंडीशंस फॉर ऑर्डिनेंस मेकिंग, गवर्नर को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि ऐसा सर्कमस्टांसेस है जिसमें इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद गवर्नर के सेटिस्फेक्शन को जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा गया है। मतलब अगर उनके डिसीजन को चैलेंज किया जाए तो कोर्ट देख सकती है कि उन्होंने सही ग्राउंड पर ऑर्डिनेंस बनाए हैं या नहीं। ऑर्डिनेंस को स्टेट लेजिस्लेचर के रीअसेंबली के बाद 6 वीक के अंदर अप्रूव करवाना पड़ता है। अगर लेजिस्लेचर अप्रूव नहीं करता तो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है। स्कोप ऑफ ऑर्डिनेंस पावर, गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर स्टेट लेजिस्लेचर के लेजिस्लेटिव पावर के बराबर होता है। मतलब गवर्नर सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस बनाएगा जहां स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज बनाने की पावर हो। ऑर्डिनेंस का सेम फोर्स और इफेक्ट होता है जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट, लेकिन ये टेम्पोररी होता है। ये एक तरह से इमरजेंसी मेजर्स है जिसमें टाइम बाउंड एक्शन लिया जाता है। गवर्नर रोल्स इन ऑर्डिनेंस, गवर्नर ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं कभी भी। ये एडवाइजरी पावर है, मतलब गवर्नर को ऑर्डिनेंस बनाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ती है। ऑर्डिनेंस को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने लाकर रखना पड़ता है जब स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा से असेंबल होता है। स्पेशल केसेस फॉर ऑर्डिनेंस मेकिंग, प्रेसिडेंट की एडवाइस लेने की जरूरत होती है कुछ स्पेसिफिक केसेस में, अगर बिल में वो प्रोविजन हो जो प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल के बिना स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सके। अगर गवर्नर को लगता है कि कोई बिल प्रेसिडेंट को रिकंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना जरूरी है। अगर कोई स्टेट एक्ट जो सिमिलर प्रोविजन रखते हो प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना इनवैलिड हो सकता है। अब बात करते हैं पार्डनिंग पावर एंड डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट। पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 161। पार्डनिंग पावर का मतलब है गवर्नर को यह पावर मिलती है कि वो किसी भी पर्सन को
जो स्टेट लॉ के अगेंस्ट कॉन्विक्टेड है उनकी पनिशमेंट को रिड्यूस, सस्पेंड, कॉम्यूट, डिस्पाइट, रिप्राइव या पार्डन दे सकते हैं। पार्डन का मतलब है पूरी तरह से किसी की सजा को माफ कर देना। कॉम्यूट का मतलब है पनिशमेंट को कम कर देना, जैसे डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदलना। रिप्राइव का मतलब है पनिशमेंट को टेम्पोररी रूप से रोकना, और रेमिशन का मतलब है पनिशमेंट की ड्यूरेशन को कम करना। अब गवर्नर वर्सेस प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर को देखते हैं। गवर्नर का पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट से थोड़ा डिफरेंट होता है। गवर्नर सिर्फ उन लोगों की सजा को माफ कर सकता है जो स्टेट लॉ के अंदर कॉन्विक्टेड है। प्रेसिडेंट को यह पावर होती है कि वो कोर्ट मार्शल के द्वारा दिए गए सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर ये नहीं कर सकता। गवर्नर डेथ सेंटेंस को सस्पेंड, रेमिट या कम्यूट कर सकते हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। अगर किसी को स्टेट लॉ के अंदर लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई हो और गवर्नर को लगता है कि वो इंसान अब सुधर गया है, तो वो कम्यूट कर सकते हैं और उसकी सजा को रिड्यूस कर सकते हैं। मध्य प्रदेश केस 2007, गवर्नर ने एक कॉन्विक्ट को लाइफ इम्प्रिजमेंट से रिलीज किया था। ये पार्डनिंग पावर का यूज था। अब डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर को देखते हैं। गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं जो वो अपने जजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस के बेसिस पर यूज करते हैं। इन पावर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, ये वो पावर है जो गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं और ये स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज होती है। रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, अगर गवर्नर को लगता है कि कोई बिल स्टेट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो वो उसे प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। रिकमेंडेशंस फॉर प्रेसिडेंट रूल, अगर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के तहत लगाना हो तो गवर्नर को ये रिकमेंडेशन देने का पावर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडज्वाइनिंग यूटी, अगर किसी स्टेट का बॉर्डर यूनियन टेरिटरी के साथ है तो गवर्नर को यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ रोल हो सकता है। सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएम, गवर्नर को चीफ मिनिस्टर से स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव पॉलिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का हक होता है। अब सिचुएशनल डिस्क्रिशन को देखते हैं। ये वो पावर है जो स्पेसिफिक सिचुएशन में गवर्नर को अपने डिस्क्रिशन से करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, अगर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं ला पाती या चीफ मिनिस्टर सडनली डाई हो जाता है तो गवर्नर को अपने डिस्क्रिशन से न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ता है। एग्जाम्पल, 2019 में कर्नाटका असेंबली इलेक्शन के बाद गवर्नर ने बीएस येडियूरप्पा को चीफ मिनिस्टर बनाया जब तक मेजोरिटी प्रूव नहीं हुई। डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाती लेजिस्लेटिव असेंबली में तो गवर्नर को उन्हें डिसमिस करने का डिस्क्रिशन होता है। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लगता है कि मेजोरिटी लूज कर चुकी है तो गवर्नर को स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने का डिस्क्रिशन होता है।